हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस लॉजिकल। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग यूपीएससी के लिए डेली करंट अफेयर की एक बहुत ही शानदार सीरीज चला रहे हैं, जहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स आपके होते हैं वेरियस न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, आपके एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की स्टेज से रिलेटेड उनको कंप्लीट करने का काम किया जाता है। आज आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ 11 जून 2024 का वीडियो विद रेलेवेंट एमसीक्यूज जो लेटेस्ट यूपीएससी ट्रेंड और पैटर्न के ऊपर बेस्ड है आपके। ठीक है, ये 7 न्यूज़ेस आज हम लोगों को कवर करनी है। कुछ आपके प्रीलिम्स के लिए हैं, एक आपकी स्पेसिफिकली मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए, बाकी सारी की सारी आज की न्यूज प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। हालांकि आज के द हिंदू में एक आर्टिकल आया था आपका इंडिया यूएस रिलेशंस के ऊपर, लेकिन मैंने उसको जानबूझ के इंक्लूड नहीं किया क्योंकि उसका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, उसके ऊपर रिसर्च करने की एक लेंदी लेक्चर हो जाता वो। इस वजह से मैं उसको कल में या फिर आने वाले 1-2 दिन में उसको कवर कराऊंगा, ताकि आपको एक बैकग्राउंड इंडो यूएस रिलेशन का, भाई एक आर्टिकल में तो लिमिटेड चीजें लिखी होती हैं, बट आपको तो पूरा आजादी के बाद से इंडिया के क्या रिलेशन रहे यूएस के साथ, क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं वेरियस एस्पेक्ट्स में, तो वो हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। या होगा तो मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना करके आपको दे दूंगा। फिलहाल आपको ये 7 न्यूज कवर करनी है। जिससे पहली न्यूज आपकी क्या है, फ्रंट पेज पे आपके द हिंदू में आई है, नो चेंज एट हेल्म इन द की यूनियन मिनिस्ट्रीज। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह हो गया है, वो ऑफिशियली देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। उनके साथ साथ बहुत सारे कैबिनेट मंत्रियों और मिनिस्टर ऑफ स्टेट का भी शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। कल हम लोगों ने शपथ के बारे में, ओथ के बारे में आपका पढ़ा भी था, मेरे शेड्यूल भी देखे थे। तो उसमें क्या होता है, जब एक बार शपथ ग्रहण हो जाता है तो अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग डिपार्टमेंट्स बांट दिए जाते हैं, पोर्टफोलियो दे दिए जाते हैं। तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए कल ये अलॉटमेंट हो गया है। और आपको कोई बहुत मेजर चेंज देखने को नहीं मिलेगा प्रीवियस गवर्नमेंट में और इस गवर्नमेंट में। डिफेंस मिनिस्टर अभी भी राजनाथ सिंह जी हैं, होम मिनिस्टर अभी भी अमित शाह हैं, रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के मिनिस्टर अभी भी नितिन गडकरी हैं, जेपी नड्डा एक नया नाम आया है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को लेकर के, शिवराज सिंह चौहान एक नया नाम आया है, नए एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, पूर्व आपके मध्य प्रदेश के सीएम है, जेपी नड्डा प्रेजेंट आपके बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, निर्मला सीतारमन अगेन retains the finance ministry portfolio, S Jaishankar again the most eligible man in the current government, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री इनके पास अभी भी है, मनोहर लाल खट्टर ये एक्स चीफ मिनिस्टर है हरियाणा के, ये नया नाम है यहाँ पे, एच डी कुमारस्वामी नया नाम है, पीयूष गोयल पहले भी मंत्री रह चुके हैं, धर्मेंद्र प्रधान पहले भी थे। तो इस तरीके से आपको पूरी लिस्ट यहाँ पे देख लेनी कि किसको कौन सा मंत्रालय मिला है। आपके यूपीएससी में तो सॉरी ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं कि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिला है, बट अगर आप किसी और वनडे एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि भैया कौन सा पोर्टफोलियो किस मंत्री के पास है। और वैसे भी किसी एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हो तो फॉर जनरल नॉलेज आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगली न्यूज के ऊपर। अब अगली न्यूज क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एमपी लैट्स। एमपी लैट्स के बारे में कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन से या फिर कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अनाउंस्ड इन 1993। Each year, MPs receive rupees 5 crore in 4 installments of rupees 1.25 crore each. Nominated members of both Rajya Sabha and Lok Sabha can recommend works anywhere in the country. बेसिकली होता क्या, एमपी लैट्स स्कीम में सांसदों को कुछ पैसा दिया जाता है कि वो अपने एरिया में कुछ डेवलपमेंट वर्क करा सके। ठीक है, तो उसी से जुड़ी हुई एमपी लैट्स स्कीम है आपकी, ये किसी कारण से न्यूज में थी, अभी हम आगे देखेंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन आपको बताना है। ठीक है, चलिए भाई। तो हुआ क्या है कि अभी सुप्रीम दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को बोला है कि भैया आपके पास अधिकार नहीं है इस चीज पे टिप्पणी करने का कि एमपी लैट्स का फंड कहाँ पे इस्तेमाल हो कहाँ पे ना हो। असल में हुआ क्या है, 2018 में an order by the Central Information Commission raised concerns about some MPs strategically saving their MP lets fund until the last year of their term. The CIC suspected this tactic was used to gain an unfair advantage during elections. क्या बोला जा रहा है कि बेसिकली देखिए एमपीलैट फंड, एमपीलैट स्कीम में सांसदों को हर साल 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, जिससे उनको अपने एरिया में डेवलपमेंट वर्क कराने के लिए बोला जाता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें ये कहा गया कि बहुत सारे सांसद ऐसा कर रहे थे कि वो हर साल अपना पैसा खर्चा नहीं कर रहे थे, उसको बचा बचा के रख रहे थे, और जब चुनाव का टाइम आ रहा था तो चुनाव के जस्ट पहले वो बहुत सारा एक साथ डेवलपमेंट वर्क कराने लग जा रहे थे, जिससे जनता जो है एकदम से खुश हो जाए और इमीडिएटली जाकर के उनको वोट देकर के इलेक्शन जितवा दे। तो इसको लेकर के सीआईसी ने बोला था कि भैया ये रवैया ठीक नहीं है लेजिस्लेटर्स का, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसी बात पे अब दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से कि आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप एमपी लैट्स फंड किस तरीके से इस्तेमाल हो किस तरीके से इस्तेमाल ना हो इसके ऊपर टिप्पणी कर सके या एडवाइस दे सके। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब पहले हम एमपी लैट्स स्कीम देख लेते हैं, फिर हम इस न्यूज को देखेंगे, फिर हम सीएससी को देखेंगे। इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम अनाउंस्ड इन 1993। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब ये पूरी तरीके से सेंटर फंडेड है। ठीक है, इट एनेबल्स मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट
टू रिकमेंड वर्क्स। अब देखिए यहाँ पे काम करवाया नहीं जाता है, काम रिकमेंड करने का अधिकार है एमपीज के पास। एमपीज रिकमेंड कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को कि भैया हमारे एरिया में ये काम करा दो उस पैसे से जो हमको मिला है। वर्क्स ऑफ अ डेवलपमेंटल नेचर विद अ फोकस ऑन द क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स इन एरियाज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, प्राइमरी एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन एंड रोड्स एटसेट्रा, प्राइमरीली इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो ठीक है, बात सही है भाई, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां से इलेक्शन जीत करके आए हैं वहां पे कुछ ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स के क्रिएशन को ध्यान में रखते हुए, एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए, ड्रिंकिंग वाटर को ध्यान में रखते हुए, हेल्थ को, सैनिटेशन को, रोड्स को, इन सब फील्ड में आप कुछ ना कुछ डेवलपमेंटल वर्क करवा सकते हो अंडर दी एमपी लैट्स स्कीम। ये बात हो गई। 2016 से क्या हुआ है, द एमपी लैट्स फंड कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम सच एज स्वच्छ भारत अभियान, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, सुगम्य भारत अभियान जिसको हम बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ आपका रेन वाटर, आदर्श सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो ये सारी योजनाओं पे भी सरकार पैसा अपना खर्चा कर सकती है, मतलब सांसद अपना पैसा खर्चा कर सकते हैं। अब अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें कि ये स्कीम इम्प्लीमेंट कैसे होती है, तो एमपी जो है वो रिकमेंड करेंगे नोडल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को, जो कि जनरली डीएम होता है आपका, उसको ये रिकमेंड करेंगे कि भैया हमारे एरिया में हमको ये काम करवाना है। ठीक है, उसके बाद डीएम वो काम करवाता है, या जो भी नोडल अथॉरिटी होती है वो काम करवाती है, और इस स्कीम का पैसा खर्चा उसमें होता है। हर साल एक एमपी को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, 2 इंस्टॉलमेंट में 2.5 करोड़ ईच। ठीक है, तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट था ये भी आपका गलत हो गया। 5 करोड़ रुपए तो मिलते हैं बट 4 इंस्टॉलमेंट में नहीं, 2 इंस्टॉलमेंट में मिलते हैं। 1.25 करोड़। और यहाँ पे 1993 तो सही है, बट ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नहीं है, सेंट्रली सेक्टर्ड है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। अब या तो ओनली वन स्टेटमेंट, अच्छा यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है, तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट होगा, या फिर ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट होगा, इन्हीं में से कोई एक आंसर आपका होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये हो गई आपकी फंक्शनिंग। इसके बाद लोकसभा के जो एमपीज होते हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां से वो इलेक्शन जीत करके आए हैं, जैसे कोई लखनऊ कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत करके आया है, कोई न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत करके आया है, कोई विदिशा से, कोई भोपाल से, कोई गांधीनगर से, तो ये लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम रिकमेंड कर सकते हैं। जबकि जो राज्यसभा के एमपी होते हैं वो जिस स्टेट से इलेक्ट हुए उस पूरे स्टेट में कहीं पे भी काम रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा एमपी की कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं होती, वो एक पर्टिकुलर स्टेट से आता है, क्योंकि उसको उस स्टेट के विधायक चुन करके भेजते हैं, तो वो अपने स्टेट में कहीं पे भी जो है काम रिकमेंड कर सकता है। वहीं पे जो नॉमिनेटेड मेंबर है, आपको पता है कि लोकसभा में 2 अभी तक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते थे, अब नहीं होते हैं, तो बात भूल जाइए ये। बट राज्यसभा में अभी भी 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, यानी कि नॉमिनेट करता है। तो ये 12 लोग आपके पूरे देश भर में कहीं पे भी काम रिकमेंड कर सकते हैं कि हमें ये काम करवाना है अपने 5 करोड़ रुपए से। ठीक है, अब इसी चीज को लेकर के जो है यहाँ पे ये पूरी न्यूज आई है कि भैया ये लोग एक साथ पैसा नहीं खर्चा कर रहे हैं, ये लोग धीरे धीरे करके बचा रहे हैं, और आखिरी में चुनाव के टाइम पे एकदम से सारा पैसा खर्चा कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, इट हैड सजेस्टेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, एमओएसपीआई, यानी कि जो नोडल अथॉरिटी है, ये आपकी जो ये एमपी लैट स्कीम है, ये इसी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। तो सीआईसी ने कहा कि भैया ये जो तुम अब्यूज कर रहे हो ना फंड का, ये नहीं करना चाहिए तुमको। इसी के बाद ये मिनिस्ट्री ने जो है केस फाइल कर दिया था दिल्ली हाईकोर्ट में कि भैया क्या बकवास बता रहे हैं हमको, इनका ये सब काम नहीं है बताना। और वही दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हाँ भाई सीआईसी, आपके पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, कोई आपके पास अधिकार क्षेत्र नहीं है कि आप एमपी लैट्स फंड कैसे एमपी इस्तेमाल करें, इसके ऊपर कोई कमेंट करें। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे हैं। अब देखते हैं कुछ कंसर्न्स दिए हुए यहाँ पे एमपी लैट स्कीम को लेकर के। ब्रीच ऑफ फेडरलिज्म, भाई जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे आपने देखा कि क्या क्या काम करवाने के लिए परमिशन दी जा रही है। प्राइमरी एजुकेशन के लिए, आपका हेल्थ के लिए, सैनिटेशन के लिए, रोड के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए। तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पंचायत और म्यूनिसपैलिटी के अंडर में आती हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं उनके राइट्स का वॉयलेशन है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट की पावर में आती हैं। लेकिन सांसद क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट होता है, तो वो अगर जाकर के वो सारे काम करेगा जो पंचायत को या स्टेट गवर्नमेंट को करने चाहिए थे, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एक तरीके से फेडरलिज्म हो जाएगा वहां पे। बात समझ रहे हैं आप। इम्प्लीमेंटेशन लैप्सेस, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एमपी लेड स्कीम्स स्कीम अलाउज एमपीज टू यूटिलाइज फंड्स एज अ सोर्स ऑफ पैट्रोनेज विच दे कैन डिस्पेंस एट देयर ओन डिस्क्रिशन। अब यहाँ पे क्या होता है भाई, इनके पास पूरा अधिकार है कि 5 करोड़ रुपए कैसे भी खर्चा करें। तो कई बार प्राइवेट फर्म के साथ साठगांठ कर लेते हैं कि हम आपको ठेका दिलवा देंगे यहाँ पे काम करने के लिए, और आपसे हम इतनी घूस ले लेंगे वापस से, है ना। तो ये कहीं ना कहीं, और हम कई 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 बार काम होगा 1 करोड़ का, हम उसको दिखा देंगे 2 करोड़ रुपए का, तो 1 करोड़ रुपए हम अंदर कर लेंगे वहां से। तो ये सारी चीजें जो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन के लैप्सेस हैं यहाँ पे जो देखने को मिलते हैं। फिर एमपी लैड स्कीम की कोई आपकी स्टैट्यूटरी बैकिंग तो है नहीं, ये गवर्नमेंट की शुरू हुई स्कीम है। तो गवर्नमेंट जब चाहेगी आर्बिट्रेरी तरीके से उसको चेंज भी कर सकती है। भाई अगर कानूनी स्कीम होती है तो कानून में बदलाव करना पड़ता है, पार्लियामेंट की जरूरत पड़ती है, बट यहाँ पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एक नोटिफिकेशन से इसमें जो चेंज चाहे वो चेंज कर सकती है।
उसके अलावा नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2002 में बनाई गई थी, और सेकंड एआरसी जो था 2007 का है। इन दोनों ने रिकमेंड किया कि एमपी लैट स्कीम को एबॉलिश कर देना चाहिए, क्योंकि ये डिवीजन ऑफ पावर के साथ इनकम्पैटिबल है, यानी कि ये सेंटर और स्टेट और म्यूनिसपैलिटी पंचायत की जो पावर का डिवीजन है उसके साथ इनकम्पैटिबल है ये, इस वजह से इसको जो है एबॉलिश कर देना चाहिए। ये सारे इसको लेकर के कंसर्न्स है एमपी लैट को लेकर के। अब आगे का रास्ता क्या है भैया? ट्रांसपेरेंसी बढ़ाओ, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाओ। आप जो भी काम कर रहे हो अपने इलाके में करवा रहे हो उसका कुछ ऑनलाइन ट्रैकिंग वगैरह शुरू करवाइए, जिससे हम ये देख सके कि फंड कैसे यूटिलाइज हो रहे हैं। रेगुलरली ऑडिट होता रहना चाहिए, है ना, पब्लिक रिपोर्ट होनी चाहिए, पब्लिक ऑडिट होना चाहिए, जनता खुद जा करके देख ले कि क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है। उसके बाद सिटीजन पार्टिसिपेशन होना चाहिए भाई, जाहिर सी बात है, वही बात मैंने अभी आपको बोली। उसके बाद एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। ये जो एमपीएस को डिस्क्रिशन दे दिया गया ना कि अब जो चाहे जैसा चाहे वैसा काम करवा लो, तो कहीं ना कहीं कुछ डेटा की, कुछ एविडेंस की बैकिंग होनी चाहिए काम के पीछे। फिर आपकी बहुत सारी स्कीम, मान लीजिए अगर कोई ड्रिंकिंग वाटर को लेकर के कोई एमपी कुछ काम कर रहा है अपने एरिया में, तो ड्रिंकिंग वाटर को लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ऑलरेडी कोई ना कोई स्कीम चल रही होगी, तो अगर उसके साथ मिल करके उसी में पैसा कंट्रीब्यूट करके कुछ ऐसा अच्छे से उस काम को इम्प्लीमेंट किया जाए जहां पे मतलब डुप्लीकेशन और एफर्ट ना हो। वही काम सेंटर की स्कीम भी कर रही है, वही काम आपकी स्टेट की स्कीम भी कर रही है, वही एमपी भी अपने पैसों से करवा रहा है उस एरिया में काम। तो कन्वर्जेंस का होना कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। ये सारी बातें हो गई। तो भैया ये एमपी लैट्स का मुद्दा है पूरा। अब ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो तीसरा स्टेटमेंट इसमें से सही है, यानी कि अगर पूछा जाए कि कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो पहला और दूसरा इनकरेक्ट है। कितने हो गए? ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। अब हम देखेंगे भैया सीआईसी के बारे में, क्योंकि ये सारा मुद्दा शुरू तो सीआईसी से हुआ है। सीआईसी ने अपनी पावर के बाहर जाकर के कुछ रिकमेंडेशन दे दी, कुछ बोल दिया। तो सीआईसी की स्थापना आरटीआई एक्ट जो 2005 का था उसके तहत की गई है। कब? 2005 में आरटीआई एक्ट आया था। ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बात समझ रहे हैं आप? संवैधानिक बॉडी नहीं है ये, कानूनी वैधानिक बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसमें एक इलेक्शन का आपका एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है और 10 आपके अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बताए गए टर्म तक सर्व कर सकते हैं। मैक्सिमम ये 65 साल तक सर्व कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। 65 साल के होते हैं रिटायर होना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इनका टेन्योर बाद में भले ही बढ़ा दे, वो सब अलग की बात है, एक्सेप्शन दे करके एक्सटेंशन दे दिया जाता है कई बार। बट ऑफिशियली 65 साल से ऊपर ये लोग काम नहीं कर सकते हैं, और ये दोबारा रीअपॉइंटमेंट के लिए इन एलिजिबल होते हैं, यानी कि एक बार ये पद से हट गए अपने अगर, तो दोबारा इनको अपॉइंट नहीं किया जा सकता इनके पद पे। ठीक है। अब इनका की फंक्शन क्या होता है कि भैया आरटीआई एक्ट के अंदर में जो भी कंप्लेन वगैरह आई है, आपको पता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो आया था वो पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए आया था, कि गवर्नमेंट कोई भी काम कर रही है, जनता उसको एक आरटीआई डाल करके पूछ सकती है कि भैया ये आपने काम किया तो क्यों किया, इसमें पैसा खर्चा हुआ तो कितना हुआ, मतलब गवर्नमेंट से इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए ये एक्ट लाया गया था आपका। ठीक है। तो इसी में अगर कोई कंप्लेन वगैरह आ रही है तो उसको इस केस के इस सीआईसी का काम है डील करना। उसके बाद इंक्वायरी इंक्वायरी करना। कई बार ऐसा होता है कि सुओ मोटो, यानी कि खुद से किसी किसी बिना कंप्लेन के बिना भी ये कुछ काम कर सकती है। जब इनको खुद लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ है, जांच करने की जरूरत है, तो ये कंप्लेन का वेट किए बिना सुओ मोटो भी काम कर सकता है सीआईसी। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। बाकी जब ये आपकी इंक्वायरी कर रहा होगा, इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा, तो इनके पास वो सारी पावर होगी जो एक सिविल कोर्ट के पास होती है, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल को समन करना, यानी कि बुलावा भेज देना, कोई भी डॉक्यूमेंट मांग लेना कि हमको ये डॉक्यूमेंट दिखाइए इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये सारी बातें हैं। अब जैसे सेंटर लेवल पे आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, वैसे ही आपका हर स्टेट में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन भी सिमिलर स्ट्रक्चर के साथ होता है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। आरटीआई एक्ट जो 2005 में आया तो उसमें कहा गया था कि जो पब्लिक अथॉरिटीज है उनको सुओ मोटो डिस्क्लोजर करना है, यानी कि उनको खुद से अपने बारे में जानकारी पब्लिक को दे देनी है। कैसी जानकारी? भैया उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उस ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन क्या क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या क्या है, पावर और ड्यूटीज क्या है उनके ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज की, और उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो भी है, पब्लिक अथॉरिटी की बात हो रही है, वो सारी बातें जो है जनता को बता देंगे लोग। लेकिन अगर ये लोग खुद से नहीं बताते वो मोटो, तो आरटीआई फाइल करके जनता खुद भी पूछ सकती है इनसे कि बताओ भाई तुम्हारे यहाँ पे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है तुम्हारे बारे में, या तुम्हारे ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज की पावर और ड्यूटीज वगैरह क्या क्या है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है। अब इसके पीछे इंटेंशन ये होता है कि कम से कम लोगों को आरटीआई का सहारा लेना पड़े, जनता के पास खुद से सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। लेकिन जब सरकारी विभाग ऐसा नहीं करते तो जनता को आरबीआई का सहारा लेना ही पड़ता है। अब यहाँ पे बात हो रही है बहुत ज्यादा पब्लिक अथॉरिटीज की। तो पब्लिक अथॉरिटी अल्टीमेटली होती क्या है? Public authorities include bodies of self-government established under the Constitution or under any law or government notification such as Union Ministry, Public Sector Undertaking and Regulator। भैया कोई भी सरकारी जो बॉडी है, चाहे मिनिस्ट्री हो, चाहे पीएसयू हो, चाहे कोई रेगुलेटर हो, जो कानून के जरिए बनी है, वो सब पब्लिक अथॉरिटी है।
इसमें जो आपका वो सारे ऑर्गेनाइजेशन भी आते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित नहीं है, एनजीओज हैं या प्राइवेट कोई बॉडीज है, लेकिन उनको सब्सटेंशियल फंडिंग जो मिल रही है वो गवर्नमेंट से मिल रही है, या फिर फंडिंग नहीं भी मिल रही तो उसकी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है, या ओनरशिप नहीं भी है तो उसका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है। ऐसी सारी बॉडीज जो है आपकी पब्लिक अथॉरिटी की परिभाषा में आती हैं। This was pronounced by the Supreme Court in its judgment in DAV College Trust and Management Society versus Director of Public Instruction Cases 2019। अब सीधे सीधे यूपीएससी आपको ये केस का नाम लिख के दे देगा और पूछ देगा कि ये केस किस चीज से जुड़ा हुआ है, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कंसर्न्स हैं सीआईसी के ऑटोनॉमी को लेकर के। पहले क्या होता था कि सीआईसी की जो ऑटोनॉमी थी वो काफी ज्यादा थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में अमेंडमेंट किया गया आरटीआई एक्ट में, और सीआईसी की ऑटोनॉमी को कहीं ना कहीं कर्व करने का प्रयास केंद्र सरकार ने किया है। जैसे अभी क्या होता है, आपके चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट वर्चुअली पॉलिटिशियंस के द्वारा होता है। तो क्या पॉलिटिशियंस चाहेंगे कि उनके बारे में सारी जानकारी जनता तक पहुंच जाए? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं बायस्ड एक अपॉइंटमेंट प्रोसीजर हो गया, पार्शियलिटी करने के चांसेस ज्यादा हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और जब गवर्नमेंट पार्शियलिटी करेगी तो सीआईसी इम्पार्शियली काम नहीं कर पाएगा, है ना, वो गवर्नमेंट के कहीं ना कहीं फेवर में ही काम करेगा। टेन्योर और रिमूवल की बात करें, आरटीआई एक्ट जो था उसने कहा था कि 5 साल तक का टर्म रहेगा इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के लिए, है ना, लेकिन आरटीआई एक्ट अमेंडमेंट जो हुआ 2019 में, उसने ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी और कह दिया कि जब तक केंद्र सरकार चाहेगी तब तक कोई भी इंसान अपने पद पे बैठेगा, नहीं तो उसको हटा दिया जाएगा। बस एक लिमिट है, वो है 65 साल की। ठीक है, बाकी अब जो टर्म था पहले 5 साल का होता ही होता था, अब वो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर गवर्नमेंट का मन किया, आपसे नाराज है, तो आपको 6 महीने बाद ही हटा दिया जाएगा। 5 साल तो बहुत दूर की बात है। सैलरी, वेजेस, अलाउंसेस वगैरह जो हैं, ये भी आपका जो अमेंडमेंट किया है इस एक्ट में, उसके बाद से केंद्र सरकार को पावर दे दी गई भाई कि आप डिसाइड करो कि कितना पैसा देना है, कितनी अलाउंस देनी, कितनी वेज देनी, क्या करना है। फंडिंग और रिसोर्सेज के लिए सीआईसी को पूरी तरीके से केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। इनके पास खुद का कोई मैकेनिज्म नहीं है पैसा कमाने का, तो केंद्र सरकार के बजटरी एलोकेशन पर रिलाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी ऑटोनॉमी वहां से भी हैम्पर हो रही है। भाई जाहिर सी बात है ना, जब आप फाइनेंशियली किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे तो आपकी ऑटोनॉमी भी उसी के हाथ में रहेगी, आप उससे इन्फ्लुएंस रहोगे परमानेंट कहीं ना कहीं। ठीक है, enforcement powers, the CIC has the power to order the disclosure of information and impose penalties on non-compliant officials, but the lack of a robust enforcement mechanism hampers the effectiveness। भैया ये कहा तो गया है कि अगर कोई सीआईसी के आदेश की अवमानना करता है, इंफॉर्मेशन नहीं देता है, तो आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हो, बट इसके एनफोर्समेंट के लिए कोई बहुत रोबस्ट मैकेनिज्म नहीं है। तो ये हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और वाला हाल हो गया यहाँ पे सीआईसी का। तो ये सारी भैया इसके कंसर्न्स हैं। अब आगे का क्या रास्ता है, क्या रिफॉर्म हम कर सकते हैं? भैया एक इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी बना दो। इतनी इंपॉर्टेंट बॉडी है देश में, जिस देश में डेमोक्रेसी हो वहां पे इंफॉर्मेशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। जनता और जनार्दन, जनार्दन यानी कि भगवान, भगवान यानी कि गवर्नमेंट, इनके बीच में ट्रांसपेरेंसी हो, ये कितना ज्यादा जरूरी है डेमोक्रेसी की एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए। तो आप जो जो बॉडी इस एफिशिएंट फंक्शनिंग को इंश्योर कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर कर रहा है, उसी को आप जो है एक तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं रहने दे रहे हो। तो यहाँ पे उनके सिलेक्शन में इंडिपेंडेंस बढ़ती जानी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, एक आप भैया फिक्स टर्म कर दो कि यहाँ 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, जितना भी करना है, लेकिन एक फिक्स टर्म होना चाहिए ताकि उनके ऊपर हमेशा तलवार न लटकी रहे कि हमने अगर कुछ केंद्र सरकार के खिलाफ बोल दिया, कर दिया, तो हमको हटा दिया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर कुछ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देनी चाहिए, एक सेपरेट बजट एलोकेशन दिया जाना चाहिए, बजट में ही इनको अलॉट कर दें। मतलब पहले जो मैंने बजटीय एलोकेशन बोला था वो कोई अलग से बजट में नहीं होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी जो उसके पास पैसा आया है वो उसमें से कितना दे दे इसको, है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बजट में अगर अलग से वोटिंग कराई जाएगी पूरे पार्लियामेंट में कि हाँ हमें सीआईसी के लिए इतना पैसा अलग रखना है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी ऑटोनॉमी को इंश्योर करेगा। ठीक है, फिर आपके एनफोर्समेंट पावर जो है उसको एनहेंस करना चाहिए। ये सारी बातें हैं। तो ये आपका प्रीलिम्स एंड जीएस2 दोनों के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज थी। थोड़ा लेंदी न्यूज थी, इसलिए मैंने सबसे पहले इसी को रखा था। आपकी एमपी लैट्स स्कीम, उसके बारे में जो लेटेस्ट जजमेंट आया है, एमपी लैट्स में क्या क्या कमियां हैं, ठीक है, क्या क्या कंसर्न्स है, उसमें हम आगे क्या कर सकते हैं, ये भी आपका मेंस में आ सकता है। प्रीलिम्स में ऑलरेडी एमपी लैट्स के ऊपर 1-2 बार क्वेश्चन आ चुका है ना। उसके बाद आपका सीआईसी के बारे में उसका जो पूरे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, उसकी फंक्शनिंग, उसके कंसर्न्स और वे फॉरवर्ड क्या है, ये हमने यहाँ पे देखा। आई होप यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हैं। अगले क्वेश्चन पे हम आपके आएंगे। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टाइगर रिजर्व्स एंड स्टेट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। भैया 3 टाइगर रिजर्व है, 3 स्टेट है, कौन सा करेक्ट मैच है, कौन सा करेक्ट मैच नहीं है, ये आपको बताना है। बेसिकली यहाँ पे आपको इनकरेक्ट मैच बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मेलघाट टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, बक्सा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़, इंद्रावती टाइगर रिजर्व झारखंड। ये मैं आपको भी बताऊंगा, फिलहाल इसको हम न्यूज पे देख लेते हैं क्या है। बेसिकली सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपके उत्तर प्रदेश में है, ये आपका 5वां टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का बनने वाला है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन को जो ऑब्जर्व किया गया है, जो देखा गया है कि कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे, एविडेंसेस मिले हैं टाइगर की पॉपुलेशन के, तो उसके बाद इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व का स्टेटस देने की बात की जा रही है। अब ये जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सोहेलवा, ये आपकी श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा जो जनपद है उत्तर प्रदेश के, वहां पड़ती है। और ये जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी है, ये आजादी के पहले से लेकर के 1952 तक महाराजा ऑफ बलरामपुर की प्रॉपर्टी हुआ करती थी। लेकिन जब जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट 1952 में आया, तो ये जो है आपका बलरामपुर एस्टेट, जिसको हम बोलते थे, जो महाराजा की प्रॉपर्टी होती थी, ये अब जो है सरकार के पास चली गई और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इसको डिक्लेयर कर दिया गया। कब? 1988 में। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ये आपका साइज है, इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है, देख लीजिए, क्वेश्चन नहीं आएगा इसके ऊपर। इंडो नेपाल इंटरनेशनल बॉर्डर पे ये आपका सोहेलवा वाइल्ड लाइफ डिवीजन पड़ता है, क्योंकि आपको पता है ये सारे जिले जो कहीं ना कहीं हैं, ये नेपाल बॉर्डर के बहुत करीब है। अब ये भाबर तराई इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। भाबर तराई का मतलब क्या है? उत्तर प्रदेश वाले एरिया को अगर हम कई सारे एरियाज में डिवाइड करें, फिजियोलॉजिकल रीजन्स में, तो पहले आपका भाबर पड़ता है। भाबर वो एरिया होता है जहाँ पे नदियां जा करके जो पहाड़ से उतरती हैं, वो कंकड़ों के नीचे जा चली जाती हैं, है ना। और फिर तराई एरिया वहाँ वो होता है जहाँ पे ये नदियां वापस से री एमर्ज होती हैं। तराई एरिया में खेती करना पॉसिबल होता है क्योंकि वहाँ की सॉइल फर्टाइल होती है, बट भाबर एरिया में बहुत कंकड़ीली पथरीली मिट्टी होती है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, ये हम लोग ज्योग्राफी वगैरह में देखेंगे अपना आराम से। तो ये बायोडाइवर्सिटी के लिए काफी रिच एरिया है। थारू ट्राइब यहाँ पे पाई जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। वेजिटेशन क्या है, फ्लोरा फौना क्या है, ये एक बार रीडिंग करने वाला और रटने वाला काम है यहाँ पे। चलिए, इतनी बात तो हो गई, बेसिक जो न्यूज थी वो हो गई। अब यूपीएससी का फेवरेट एरिया है ये। तो अब पहली बात तो जितने भी टाइगर रिजर्व है उनको आप मैप में देख लीजिए एक बार कि कौन कौन सा कहाँ पे है। अब यहीं पे अपने क्वेश्चन वाले भी देख लीजिए। मेलघाट आपको कहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए। ये आपका जस्ट मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है, लेकिन ये महाराष्ट्र के अंडर में आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले वाले का भैया मेलघाट का मध्य प्रदेश नहीं है, महाराष्ट्र। दूसरा आपका क्या था? बक्सा। बक्सा आप ढूंढिए, ये देखिए। बक्सा वहां पे लिखा हुआ था झारखंड, बट झारखंड तो ये है, झारखंड में पलामू है। ठीक है, तो ये आपका बक्सा पड़ता है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। उसके बाद तीसरा आपका लिखा हुआ था आई थिंक इंद्रावती। जस्ट अ सेकंड, हाँ, तीसरा इंद्रावती लिखा हुआ था। इंद्रावती आप ढूंढ के बताइए कहाँ पे है भाई? कहीं पे दिख रहा है आपको यहाँ पे इंद्रावती? ये रहा आपका इंद्रावती। कौन सा राज्य है ये? कौन सा राज्य है ये बताइए यहाँ पे? ये आपका है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये झारखंड नहीं होगा, यहाँ पे छत्तीसगढ़ होगा। तो तीनों ये इनकरेक्ट हैं। ऑल द थ्री पेयर्स आर इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। ठीक है, तो भैया आपको सारे टाइगर रिजर्व की लोकेशन स्टेट के हिसाब से पता होनी चाहिए। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे एक लिस्ट दे दी है जो आपकी एनटीसीए की ऑफिशियल साइट से उठाई गई है, क्योंकि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ चुका है। मुझे कोई शौक नहीं है आपको एनटीसीए की साइट से उठा करके ऐसे स्क्रीनशॉट लगा देना है तो भैया आप सारा रटिए बैठ करके। बट यूपीएससी पूछ चुका है कि सबसे बड़ा कोर एरिया किस टाइगर रिजर्व का है ना। बहुत पुरानी बात भी नहीं है, मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया था ये। श्रीशैलम नागार्जुन जो टाइगर रिजर्व है उसका सबसे बड़ा कोर एरिया है। तो यहाँ पे टाइगर रिजर्व, वो किस ईयर में टाइगर रिजर्व बनाया गया है, वो किस स्टेट में पड़ता है, ठीक है, ये सारी बातें। अच्छा, वो प्रोटेक्टेड एरिया किस ईयर में बनाया गया था और किस एरिया में उसको टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो प्रोटेक्टेड एरिया कब बनाया गया उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टाइगर रिजर्व किस एरिया में बनाया, किस ईयर में बनाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर उसका कोर एरिया कितना है। अब यहाँ पे आपको सारे के कोर एरिया याद नहीं करना है, आपको टॉप के 3-4 याद कर लेने, इसमें से आपको लिस्ट बना लेनी कि भैया हाँ ये 3-4 हैं जो टॉप के कोर एरिया वाले हैं, और फिर लोवेस्ट कोर एरिया के 2-3 आपको बना लेने हैं। ठीक है, बस इतना ही आपको काम करना है। फिर बफर एरिया में भी आपको ऐसे ही करना है कि शुरुआत के टॉप 3 बना लेने हैं, लोवेस्ट बॉटम 3 बना लेने हैं, और टोटल एरिया की अगर हम बात करें तो टोटल एरिया के भी टॉप 3 और बॉटम 3 आपको बना लेने हैं। इतना काम आपको इस लिस्ट से करना है। पूरे के पूरे 55 टाइगर रिजर्व इस समय हमारे देश में है, ये 56वां बनने की बात हो रही है, तो पूरे 55 की लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, और इसको आपको याद कर लेना एकदम अच्छे से। सबसे पुराना कौन सा है, सबसे नया कौन सा है, किस स्टेट में कितने हैं, किस स्टेट में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व हैं। तो ये सारा डेटा आपको इसी आपको पीडीएफ से निकालना है, एक्सट्रैक्ट करके नोट्स में अपने इंकलकेट करना है। बात समझ में आ गई? चलिए, अब एनटीसीए के बारे में देख लेते हैं। जब एनटीसीए की साइट से हम ये मैप लेकर के आए, आपके लिए सारी लिस्ट लेकर के आए, तो हमने सोचा आपको एनटीसीए के बारे में भी बता दें। ये आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आती है। और जब स्टैट्यूटरी बॉडी है तो जाहिर सी बात है इसको किसी ना किसी लॉ के अंदर, किसी ना किसी कानून के अंदर बनाया गया होगा। तो इसको सन 2006 में बनाया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में। 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में बनाया गया था किसको? एनटीसीए को। इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है भैया? टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन को एक तरीके से मैनेज करना, एक तरीके से फॉस्टर करना, ताकि जो है टाइगर रिजर्व के प्रोटेक्शन को लेकर के अच्छा काम हो सके। प्रोवाइडिंग फॉर एन ओवरसाइट बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को सब कुछ मतलब एक बताते रहना कि भैया हाँ ये देखिए यहाँ पे ये हो रहा है, वहां पे वो हो रहा है।
फिर जो लोकल पीपल रह रहे हैं आपके टाइगर रिजर्व के अराउंड वाले एरिया में, तो उनके लाइवलीहुड इंटरेस्ट को एड्रेस करना भी एनटीसीए का ही काम है। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी आपसे पूछेगा तो आपको लगेगा कि यार एनटीसीए जो है नेशनल आपकी ये टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, तो लोकल पीपल के लाइवलीहुड के लिए काम क्यों करेगा? तो नहीं, ये उसका एक स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव है, तो ये होता है। अब एनटीसी के मेंबर कौन कौन है? इसका जो चेयरपर्सन होगा वो आपका मिनिस्टर होगा, जो कि आपका एनवायरमेंट मिनिस्टर है देश के। इस समय भूपेंद्र सिंह यादव शायद है, मेरे ख्याल से उनका नाम भूपेंद्र यादव, वो इस समय देश के एनवायरमेंट मिनिस्टर है, तो वही समय इसके एनटीसीए के आपके हेड भी हैं, चेयरपर्सन भी हैं। फिर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है इसी मंत्रालय में, पर्यावरण मंत्रालय में, वो वाइस चेयरपर्सन होता है। और बाकी 3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, द सेक्रेटरी ऑफ एमओईएफसीसी एंड अदर मेंबर्स। इसके अलावा 3 आपके सांसद होते हैं इसमें। जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का जो सेक्रेटरी होता है, सचिव होता है, वो होता है। बाकी उसके अलावा कुछ मेंबर्स और होते हैं। पूरा कॉम्पोजिशन है इसका। इन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर को एक तरीके से इम्प्लीमेंट करने का बीड़ा उठा रखा है। प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में 1 अप्रैल को लॉन्च किया गया था एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, यहाँ पे टाइगर रेंज जो स्टेट्स हैं, वहां पे इन सिटू कंजर्वेशन करना है टाइगर का। ठीक है, इन सिटू का मतलब जहां पे है वहीं पे। ये नहीं कि हम टाइगर को उठा करके ले आए और जू में उसको पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, वो नहीं। वो जहाँ पे हैं वहीं पे जब कंजर्वेशन होगा तो उसको हम इन सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं। और जब कहीं बाहर ले जाकर के आपका कंजर्वेशन होता है तो वो एक्स सिटू कंजर्वेशन आपका होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है इस न्यूज के बारे में। यहाँ पे तो मैंने क्वेश्चन का आंसर आपको बता ही दिया है। चलिए अगले न्यूज पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Consider the following statement about agreement on biodiversity beyond national jurisdiction। अब ये आपका क्वेश्चन है, थोड़ा सा आसान भी है, थोड़ा सा टिपिकल भी है। अबाउट एग्रीमेंट ऑन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। अब इसके बारे में 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कितने सही हैं, इसमें से कितने सही हैं ये आपको बताना है। द ट्रीटी एम्स टू प्रोटेक्ट एंड सस्टेनेबली यूज मरीन बायोडाइवर्सिटी इन एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन विच कवर नियरली 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स ओशन। ठीक है, यहाँ पे बात क्या की जा रही है कि जो वर्ल्ड जो कंट्री के जुरिस्डिक्शन होता है, आपको पता है कि कोई भी कंट्री है, फॉर एग्जांपल इंडिया का ये कोस्टल एरिया है, तो यहाँ पे कुछ एरिया तक टेरिटोरियल वाटर होता है, फिर आपका आपका कॉन्टिगुअस जोन होता है, फिर आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। जब ये सारे जोन खत्म हो जाते हैं, उसके पीछे का जो सी है उसको हम हाई सी बोलते हैं, उसको हम हाई सीज बोलते हैं। और ये सब्सटेंशियल अमाउंट है पूरी दुनिया में, है ना। बहुत बड़ा ओशन का जो चंक है वो आपका एक तरीके से क्या है, वो आपका एक तरीके से हाई सी है। तो इसी को सस्टेनेबली यूज करने के लिए, इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ट्रीटी बनाई गई है, ऐसा ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है। और ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, जिसको यूएन ने अडॉप्ट किया था कब? 2021 में। कब? 2021 में यूएन अडॉप्ट किया था। ये ट्रीटी तभी फोर्स में आ पाएगी जब सारी की सारी यूएन कंट्रीज इसको साइन कर देंगी और रेटिफाई कर देंगी। चौथा स्टेटमेंट क्या है? इंडिया ने ना तो अभी तक साइन किया है, ना इसको रेटिफाई किया है। अब इन चारों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं ये आपको बताना है, तो आइए पहले न्यूज देख लेते हैं। अब इसी से जुड़ी हुई 2 न्यूज़ेस हम लोगों को देखनी है। पहला तो आपका यूएन की साइट पे ही आया था, वर्ल्ड ओशन डे इवेंट्स हाईलाइट इमीडिएट प्रोटेक्शन मेजर्स नीडेड। और दूसरा डाउन टू अर्थ आर्टिकल में आया था, जिस दिन ये वर्ल्ड ओशन डे था 8 जून को, उसी दिन आईयूसीएन के चीफ ने अर्ज किया था। आईयूसीएन जो आपका ये होता है ये इंटरनेशनल ये यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसमें रेड लिस्ट वगैरह आती हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न, है ना, तो वो वाली चीजें। तो इनके चीफ ने क्या किया है, ये अर्ज किया है कंट्रीज को कि भैया ये जो हाई सीज बायोडाइवर्सिटी ट्रीटी है इसको इंप्लीमेंट करिए ज्यादा से ज्यादा बड़े पैमाने पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बात तो आप जान लीजिए, पहली बात, ये जो बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन एग्रीमेंट है ना, इसी को हम और बीबीएनजे जिसको हम बोलते हैं, इसी को हम और किस नाम से जानते हैं? इसी को हम जानते हैं आपका हाई सीज बायोडाइवर्सिटी ट्रीटी के नाम से। किस नाम से? हाई सीज बायोडाइवर्सिटी ट्रीटी के नाम से भी हम इसको ही जानते हैं। अब आपका वर्ल्ड ओशन डे आपका 8 जून को क्या होता है, सेलिब्रेट होता है। कहाँ पे हुआ है? यूएन हेडक्वार्टर में हुआ है, न्यूयॉर्क में। फोकस किस पे था? ओपनिंग माइंड इग्नाइटिंग सेंसेस एंड इंस्पायरिंग पॉसिबिलिटीज टू प्रोटेक्ट मरीन लाइफ वर्ल्ड वाइड। जो मराइन लाइफ है ना, जो समुद्र में रहने वाले, खारे पानी में रहने वाला जीव जंतु है, लाइफ है, उसको प्रोटेक्ट करने की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, 70% जो अर्थ का सरफेस है उस पे ओशंस हैं। ठीक है, यानी कि ये क्लाइमेट को रेगुलेट करने के लिए, फूड देने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए, बहुत तरीके की मरीन लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बहुत जरूरी है ये। ठीक है, कौन? ओशंस। ठीक है, दे आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर ह्यूमन लाइवलीहुड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज सच एज फिशिंग, टूरिज्म एंड शिपिंग। अब भैया फिशिंग भी आपकी कहाँ पे होती है? समुद्र में होती है, जो आपका एक तरीके से मछली पकड़ने वाला काम होता है। फिर आपका टूरिज्म, अगर आप एक देश से दूसरे देश क्रूज वगैरह पे जा रहे हो, वो भी आपका कहाँ से होता है? ओशन से होता है। शिपिंग आपका भाई ट्रेड तो सारा का सारा मेजर जो ट्रेड है वो आपका शिपिंग के जरिए ही होता है। जस्ट अ सेकंड।
तो कहीं ना कहीं बात यहाँ पे ये है कि इन सारी चीजों के लिए बहुत जरूरी है आपके ओशंस। जब ओशंस इन सारी चीजों के लिए जरूरी है तो ओशंस को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। द इवेंट encourages ग्लोबल cooperation फॉर सस्टेनेबल ओशन मैनेजमेंट, एड्रेसिंग इशूज सच एज पोल्यूशन, ओवर फिशिंग, क्लाइमेट चेंज। अब ओशन को सबसे बड़ा थ्रेट क्या है, आप अगर कॉमन सेंस से भी सोचें तो क्या है, पोल्यूशन सबसे बड़ा। आप सारा का सारा वेस्ट ओशन में डंप कर दे रहे हो, ठीक है। ओवर फिशिंग कर रहे हो तो मरीन लाइफ डिसबैलेंस हो रही है कहीं ना कहीं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ओशंस का लेवल बढ़ रहा है, ओशंस की वार्मिंग हो रही है, ओशन का एसिडिफिकेशन हो रहा है, तमाम तरीके की दिक्कतें, ऑयल स्पिल्स हो रहे हैं, है ना। जो बड़े बड़े जहाज आपके तेल लेकर के जा रहे हैं वो जहाज पलट जा रहे हैं अगर पानी में, तो ओशन में तेल ही तेल हो जा रहा है पूरा। ठीक है, ये सारी दिक्कतें हैं। अच्छा, थीम क्या थी इस बार वर्ल्ड ओशन डे की? अवेकन न्यू डेप्थ। ठीक है, अवेकन न्यू डेप्थ इस बार की थीम थी। द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड ओशन डे वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1992 एट द अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। ब्राजील में आपका 1992 में जो अर्थ समिट हुई थी रियो डी जेनेरियो में, वहां पे इसको प्रपोज किया गया था। ठीक है, ये मतलब इसकी हिस्ट्री बता रहा हूँ मैं आपको। द दिस ग्लोबल इवेंट ऑफिशियली नोन एज यूएनसीईडी, यानी कि जो 1992 की अर्थ समिट थी इसको हम ऑफिशियली यूएनसीईडी के नाम से जानते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, हाईलाइटेड द क्रिटिकल रोल oceans play in sustaining life on earth। ठीक है, the idea gained momentum over the years leading to its official recognition by the UN 2008। हम कब से मना रहे हैं वर्ल्ड ओशन डे? हम 8 जून को मना रहे हैं और 2008 से मना रहे हैं, तो 8/8 यहाँ पे आपको याद रखने में आसानी देगा। देखिए, पहले यूपीएससी से डेज के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछता था, पहले इन द सेंस जो अभी ये बीच का टाइम पीरियड रहा है पिछले कुछ 5 7 8 साल का, उसके पहले तो आते ही थे, है ना। लेकिन अब लास्ट ईयर हमने देखा है कि फिर से डेज वाले क्वेश्चन आना शुरू हो गए, तो यू नेवर नो, हो सकता है इस बार एक से ज्यादा भी आ जाए, है ना। तो आपको पता होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट डेज वगैरह हैं। और एनवायरनमेंट तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके से पोर्शन है पूरे यूपीएससी एग्जामिनेशन का। यूपीएससी का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट और एरियाज है, तो यहाँ के जो इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स हैं वो तो बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो वर्ल्ड यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2008 में 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे के रूप में मान लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो आईयूसीएन है, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इनके जो डायरेक्टर जनरल है ग्रेथल एग्यूलर, है ना, इन्होंने पूरी देशों को अर्ज किया कि भैया ये जो ट्रीटी साइन हुई थी जिसको हम हाई सीज बायोडायवर्सिटी ट्रीटी बोलते हैं या फिर बीबीएनजे बोलते हैं, यानी कि बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन एग्रीमेंट, इसको आप ज्यादा से ज्यादा बड़े पैमाने पे एग्री करिए, इसको साइन करिए। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में। ये एक लैंडमार्क लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है जिसको अडॉप्ट किया गया था कब? जून 2023 में। जून 2023 में इस ट्रीटी को अडॉप्ट किया गया था। इस ट्रीटी का प्राइमरी एम क्या है कि मरीन बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है नेशनल जुरिसडिक्शन के बाहर जाकर के। भैया आपकी कंट्री के जुरिसडिक्शन में जो ओशन का वाटर आ रहा है, यानी कि जो आपका ये टेरिटोरियल वाटर्स हैं, कॉन्टिग्युअस जोन है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वहां तो आप काम करोगे करोगे, उसके बियॉन्ड काम करने के लिए इस एग्रीमेंट को लाया गया था और पूरी दुनिया से अर्ज किया जा रहा है कि आप इसको ज्वाइन करिए। ठीक है, they constitute a huge chunk of the world oceans and are home to wide variety of biodiversity. Despite this, less than 2% of the world's high seas are protected by law। भैया जो हाई सीज हैं, यानी कि जो एक सबसे बड़ा चंक है ओशंस का, वो बहुत सारी मरीन लाइफ को सस्टेन करता है, बहुत सारे ट्रेड को एक तरीके से आते जाते देखता है अपने ऊपर से, काफी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पे। लेकिन उसके बाद भी जो है खाली हाई सीज का 2% एरिया एक तरीके से इंटरनेशनल लॉ के अंडर में आता है, यानी कि उसको हम कुछ प्रोटेक्ट कर सकते हैं कानूनी रूप से। अभी तक इस ट्रीटी को खाली 7 कंट्रियों ने साइन किया है ना। बेलीज, चिली, मॉरिशियस, फेडरल स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, मोनाको, पलाऊ एंड सेशल्स, मतलब छोटे छोटे देश। आप देखिए वो देश जो समुद्रों के आसपास है, समुद्रों के बीच पड़े हुए, जिनको समुद्र के इकोसिस्टम से बहुत ज्यादा इंपैक्ट महसूस हो रहा है, इन्होंने सिर्फ रेटिफाई किया है ट्रीटी को। इंडिया ने तो भैया आज तक ना साइन किया है ना इसको रेटिफाई किया है, और ये लागू तब होगी जब इसको कम से कम 60 कंट्रियां साइन करें और रेटिफाई करें। तो ये दोनों बातें भी आपको ध्यान रखनी है। अपने स्टेटमेंट पे अगर आप चलोगे तो पहला स्टेटमेंट तो सही है एकदम, दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि लीगली बाइंडिंग तो है, बट ये 2021 की नहीं है, 2023 की है। लाया यूएन ही था बट 2023 में लाया था। ठीक है, ये इंटरनेशनल लॉ तभी बनेगी जब सारी कंट्रियां इसको रेटिफाई कर देती हैं, तो ऐसा नहीं है। 60 कंट्रियों के साइन और रेटिफाई करने के बाद ये एक तरीके से इंटरनेशनल लॉ बन जाएगा। और चौथा आपका सही है, इंडिया ने ना तो साइन किया है ना तो रेटिफाई किया है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट, टू एंड थर्ड आर रॉन्ग। इसका मतलब क्या है, आपका ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ पे की फीचर्स देख लीजिए। वही बात है कि भैया 30% ऑफ द जो ओशन है ना, जो लैंड है या सी पे जो आपकी मरीन लाइफ है, मरीन लाइफ तो आपकी लैंड एरिया में भी है ना, आपके जमीनों पे भी खारा पानी होता है, ठीक है, एस्चुरीज होती हैं। तो इन सारी जो मरीन लाइफ है इनको 30% तक जो है प्रोटेक्ट करना है। 30% ऑफ लैंड एंड सी बाय 2030 तक हमें प्रोटेक्ट करना है इसको। 30/30 आप एक तरीके से याद कर सकते हैं।
मतलब बेसिकली यही सारी बातें, कोई इसमें खास बात है नहीं जिसके ऊपर क्वेश्चन आपका फ्रेम हो। क्वेश्चन जो फ्रेम हो सकता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसको आप एक बार रीड आउट भी कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। अगली आपकी न्यूज है ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम को लेकर के। ठीक है, ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम को लेकर के 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है। इट इज अ क्रूशियल प्रोग्राम टू हेल्प एक्सपोर्टर्स ऑफसेट सम ऑफ द कॉस्ट एक्रूड ड्यूरिंग द एक्सपोर्ट प्रोसेस। तो भैया ये एक तरीके का प्रोग्राम है जो एक्सपोर्टर्स को मदद करता है कि उन्होंने एक्सपोर्ट करते टाइम जो उन्होंने खर्चा किया है उस खर्चे को थोड़ा सा साइड कर दे, थोड़ा सा कम कर दे। इसको आरबीआई एडमिनिस्टर करता है। कौन एडमिनिस्टर करता है? आरबीआई करता है। और डब्ल्यूटीओ के हिसाब से ये जो स्कीम है आपकी, ये ठीक नहीं है ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम, क्योंकि ये आपके ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती है इंटरनेशनल लेवल पे। बात समझ में आ गई आपको? अब बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है, कितने सही है बेसिकली। ठीक है, आइए देखते हैं। छोटी सी न्यूज है आपकी, 1 पेज की बस। पीआईबी में इसको कवर किया गया था। बेसिकली ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम क्या होती है कि आपने मान लीजिए कोई सामान बाहर से मंगाया है ना, और वो सामान आपने किस लिए मंगाया? ताकि उसको आप यूज करके कोई ऐसा गुड बनाओ, कोई ऐसा सामान बनाओ जो आप बाहर के देशों को एक्सपोर्ट करोगे। यानी कि आप एक्सपोर्टेड गुड्स को बनाने के लिए अगर कुछ रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हो तो उसके ऊपर ड्यूटी माफ कर दी जाएगी, ताकि आपका एक्सपोर्ट जो है सस्ता हो जाए, है ना। आप अगर टैक्स दोगे इम्पोर्ट्स पे, जो रॉ मटेरियल मंगाया है, तो जाहिर सी बात है वो कॉस्ट कहाँ से कवर करोगे, वो प्राइस कहाँ से कवर करोगे? वो अपने फाइनल गुड्स से कवर करोगे। तो फाइनल गुड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। फाइनल गुड्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो वो इंटरनेशनल मार्केट में इतना कॉम्पिटेटिव नहीं रह जाएगा, लोग उसको लेना पसंद नहीं करेंगे। तो ऐसा ना हो इसीलिए जो है इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पे ड्यूटी विड्रॉ कर ली जाती है, इसको हम ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम बोलते हैं। और ये आपका सीबीआईसी है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का इनिशिएटिव है ये। ठीक है, किसका? आरबीआई का नहीं है, आरबीआई लिखा था ना यहाँ पे, आरबीआई का नहीं है ये। आपका किसका है? ये आपका सीबीआईसी का है। बात क्लियर हो गई? चलिए। It rebates incidences of customs and central excise duties chargeable on imported and accessible materials respectively when used as input for goods to be exported। भाई जाहिर सी बात है। अब ये स्कीम किसके अंडर में आई है? इसके प्रोविजंस किस एक्ट में? कस्टम एक्ट 1962 में। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इस स्कीम के जो आपके एक तरीके से प्रोविजंस है वो कहा दिए हुए हैं? वो आपके 1962 के कस्टम एक्ट में दिए हुए हैं। ये डब्ल्यूटीआई कंप्लाइंट स्कीम है। ठीक है, क्योंकि भैया हम यहाँ पे कोई एक्सपोर्ट पे सब्सिडी नहीं दे रहे हैं, हम इंपोर्ट्स पे जो है ड्यूटी माफ कर रहे हैं। तो हमने डायरेक्टली आपके एक्सपोर्ट्स को सस्ता करने के लिए कोई सब्सिडी नहीं दी है उनको। ठीक है, तो इस वजह से डब्ल्यूटीओ कंप्लाइंट है ये। तो आप अगर क्वेश्चन की बात करें तो पहला आपका सही है, दूसरा आपका गलत है, तीसरा भी आपका गलत है। खाली पहला सही है। तो पूछा गया था करेक्ट कितने हैं, तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, आरबीआई ने सीबीआईसी होगा वहां पे, और पहले में सॉरी तीसरे में डब्ल्यूटीओ के कंप्लाइंट है ये, नॉट कंप्लाइंट नहीं है। चलिए, अब ये ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम किन किन जगहों पे लागू होगी? जब हम कुछ ऐसा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, टू एक्सपोर्ट गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया, टू एक्सपोर्ट गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया, टू एक्सपोर्ट गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया आफ्टर हैविंग टेकन फॉर यूज, टू एक्सपोर्ट गुड्स मैन्युफैक्चर्ड प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ इंपोर्टेड मटेरियल। भैया हमने इंडिया में कुछ इंपोर्ट किया था, उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अगर, तो उस पर भी ड्यूटी माफ हो जाएगी। हमने इंडिया में कुछ मंगाया था, यूज किया, फिर उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस पर भी ड्यूटी माफ हो जाएगी। हमने इंडिया में कुछ मंगाया था ताकि हम उसको यूज करके कुछ मैन्युफैक्चर कर सकें, और उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस पर भी ड्यूटी माफ हो जाएगी आपकी। यही सारी बातें कहाँ कहाँ पे लागू हो रहा है इंडिजीनियस गुड्स वगैरह पे, ये सब बताया जा रहा है। ठीक है, ये सारी बातें आपको पढ़ लेनी है। द फॉलोइंग आर द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर प्रोसेसिंग ड्रॉबैक क्लेम्स। अब भैया कोई जो इंडिविजुअल लीगल ओनर होगा गुड्स का, वही ये स्कीम क्लेम कर पाएगा, है ना। ये नहीं कि आप एक तरीके से इंडिविजुअल ओनर नहीं हो, लीगल ओनर नहीं हो, आप एक तरीके से कहते हैं कि हम उनके बिहाफ पे आए हैं और आप आकर के जो है एक तरीके से इसको क्लेम कर लो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। she must have paid custom duty on imported goods। कस्टम ड्यूटी पे करने के लिए कोई माफी नहीं है, कस्टम ड्यूटी पे तो करना ही है, लेकिन अगर आपने उसको उस पर्पस के लिए मंगाया है और फिर क्लेम किया, तो वो पैसा आपका रिबेट हो जाएगा, है ना, वापस हो जाएगा। ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम है। ड्यूटी ड्रॉबैक इज अवेलेबल ऑन गुड्स, ऑन मोस्ट गुड्स ऑन विच कस्टम ड्यूटी वाज पेड एंड ऑन इंपोर्टेशन एंड विच हैज बीन एक्सपोर्टेड। भाई जाहिर सी बात है, वो सारे गुड्स जिनको इंपोर्ट करने पे कस्टम ड्यूटी लगती थी और उनको अब एक्सपोर्ट कर दिया गया, उन सभी गुड्स पे आपका ये स्कीम लागू होगी। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। सीबीआईसी के बारे में देख लीजिए, आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम जो है, इसका पुराना नाम क्या था? सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। तो एक्साइज को हटा करके इनडायरेक्ट टैक्सेस ले आए, ताकि सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो इसी के परव्यू में आ जाए। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में आता है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस किसकी है? निर्मला सीतारमण की है। सीबीआईसी एडमिनिस्टर ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस रिलेटेड मैटर्स इन इंडिया। जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेकर के मैटर्स इंडिया में हैं, उन सबको जाहिर सी बात है कौन एडमिनिस्टर करता है? आपका सीबीआईसी करता है।
इट डील्स विद द टास्क ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, मतलब जो भी कुछ पॉलिसी वगैरह है कस्टम को लेकर के, एक्साइज ड्यूटी को लेकर के वगैरह वगैरह, ये सारी पॉलिसी यही फॉर्मुलेट करता है आपका। उसके बाद जो सब ऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन है बोर्ड के, जैसे कि कस्टम हाउस है, सेंट्रल एक्साइज एंड सेंट्रल जीएसटी कमिश्नरेट्स हैं, सेंट्रल रेवेन्यू कंट्रोल लेबोरेटरी है, तो इनकी एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी भी कौन है, वो सीबीआईसी ही है। ठीक है, सीबीआईसी बहुत सारे अपने सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, एक तरीके से पेरेंट बॉडी है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। फिर उसके बाद ये जो है आपका टैक्सेस ऑन फॉरेन लैंड एंड इनलैंड ट्रैवल आर administered as per the law and the collection agencies deposit the taxes collected to the public exchequer promptly। तो ये इंश्योर करता है कि भैया फॉरेन और इनलैंड ट्रैवल के टाइम पे अगर कुछ आपका टैक्स इम्पोज किया गया है तो वो भी आपका सही जगह पे पहुंच जाए। सारे इसके फंक्शन एक बार आप रीड आउट कर लेंगे। छोटी सी न्यूज थी, अगर हम इसकी बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है क्वेश्चन। बात समझ में आ गई? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन आपका बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस के बारे में। इसको इनॉग्रेट किया गया रिसेंटली सैन डिएगो में आफ्टर या फिर ड्यूरिंग द बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024। इनमें से किन कंट्रीज ने मिल करके ये अलायंस किया है, बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस? देखिए बायो फार्मास्यूटिकल का बेसिकली मतलब ये होता है, फार्मास्यूटिकल यानी कि आपका मेडिसिन से जुड़ा हुआ, और आपका बायो मतलब कि आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जुड़ा हुआ, लिविंग ऑर्गेनिज्म से जुड़ा हुआ। तो जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हुए कोई ना कोई छोटी मोटी मेडिसिन बनाते हैं या बड़ी मेडिसिन बनाते हैं तो वो आपकी बायो फार्मास्यूटिकल कहलाती है। इसी को लेकर के बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस बनाया गया है। किन देशों ने मिलकर बनाया? 4 देशों ने मिलकर बनाया है। इन 7 में से वो 4 कौन से आपको बताना है? इंडिया, यूएसए, साउथ कोरिया, चाइना, वियतनाम, जापान, मंगोलिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, ऑप्शन को एलिमिनेट करना कैसे सीखें। अब देखिए जहां पे भी इंडिया होगा या यूएसए होगा वहां पे चाइना हो, इस बात की गारंटी बहुत कम है ना। चाइना, इंडिया, यूएसए एक साथ नहीं रहेंगे किसी भी अलायंस में। तो अब देखिए कि इंडिया और चाइना किस किस में साथ में है। तो 1-4 हो गया ये, ठीक है, एक ही में साथ में, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया आपका। उसके बाद यूएसए और चाइना किस किस में साथ में है, तो देखिए 2 और 4, तो 2 और 4 आपका किसी में भी नहीं है। जापान और चाइना के रिलेशन भी बहुत ही ज्यादा खराब है, तो 4 और 6 का भी एक में होना काफी मतलब एक रेयर बात है, बट 4 और 6 भी किसी में नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मुद्दा फंसता है, अब यहाँ पे मुद्दा फंसता है क्योंकि यूपीएससी अब ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करने लगा है, ऑप्शंस बहुत टेक्निकली दिमाग में रखते हुए, लेकिन आपको ये पता चलेगा कि पहला तो नहीं ही होगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कौन सी कंट्रीज लाइक माइंडेड है। जैसे आपको पता चल रहा है इंडिया, यूएसए, जापान, ये 3 तो लाइक माइंडेड कंट्री। तो आप देखिए 1, 2 और 6 तीनों किस में है, तो 1, 2 और 6 एक ही में है। ठीक है, साउथ कोरिया भी कहीं ना कहीं लाइक माइंडेड है, तो 1, 2, 3, 6 भी यहीं पे है। अब आप चाइना देखिए, वियतनाम देखिए, आप मंगोलिया देखिए, ये सब एक तरीके की कंट्रीज हैं। तो इस लॉजिक से भी आप ये आंसर कर सकते हो कि आपका ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3, 6 इसका आंसर है। फिलहाल हम देख लेते हैं बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस क्या है। इसको सैन डिएगो में अभी अभी क्या किया गया, इनॉग्रेट किया गया है ड्यूरिंग द बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024। ठीक है, इसका इसमें एक अलायंस बनाया गया है, जिसको कौन इनिशिएट किया है, कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं? इंडिया है, साउथ कोरिया है, जापान है, यूएसए है और यूरोपियन यूनियन है। इनका काम क्या है कि बायो फार्मास्यूटिकल सेक्टर को लेकर के एक आपका रेजिलियंट सप्लाई चेन बनाई जाए, है ना। सप्लाई चेन में आपको कल की वीडियो में बता चुका हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड के जरिए जो चीजों का आवागमन होता है वो किस रूट से हो रहा है, कैसे हो रहा है, वही आपकी बेसिकली सप्लाई चेन होती है। तो वो बेहतर करने के लिए बात की गई है। द पार्टिसिपेंट्स एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ रिलायबल एंड सस्टेनेबल सप्लाई। देखिए कोविड-19 जब आया था, आपको पता है कि जैसे इंडिया में बहुत सारी दवाइयां बनती हैं, बट उस दवाई को बनाने के लिए जो एसेंशियल रॉ मटेरियल है वो चाइना से आता है। अब कोविड-19 में क्या हुआ, सप्लाई चेन सारी हैम्पर हो गई क्योंकि भाई लॉकडाउन लग गए, एक दूसरे के देशों में जाने आने में पाबंदी लग गई कहीं ना कहीं। इस वजह से क्या हुआ कि लोगों को पता चला कि हाँ, हमें सप्लाई चेन को लेकर के बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, जिस वजह से आगे ऐसा कुछ ना हो तो बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस बनाने का काम किया गया है। ठीक है, यही सारी बातें, बाकी इसमें कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया ये आप पढ़ लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें एज सच खास है नहीं। आई होप क्लियर है। एक आपकी छोटी सी आखिरी न्यूज और है, आपकी पंप एंड डंप स्कीम। अब इसको मैं आसान भाषा में बता दे रहा, स्टॉक मार्केट से जुड़ी स्कीम है। मान लीजिए कोई छोटी छोटी कंपनियां हैं जिसके शेयर के प्राइसेस बहुत कम है, मान लीजिए 5 रुपए उसके शेयर हैं, ठीक है, 5 रुपए के शेयर हैं उसके। अब आपने क्या किया, उस 5 रुपए के हिसाब से 1,000 शेयर खरीद लिए, है ना। तो शेयर आपके पास कितने रुपए के हो गए, आपके पास हो गए 5,000 रुपए के शेयर। ठीक है, 5,000 के शेयर हो गए। अब आपने क्या किया, वो कंपनी छोटी सी है, उसका कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं है, लेकिन आपने झूठ बोल करके झूठा प्रचार कर करके उस कंपनी की गुडविल बहुत ज्यादा बढ़ा दी कि ये कंपनी 5,000 करोड़ की होने वाली है और इसमें ये बिजनेस हो रहा है, वो बिजनेस हो रहा है, वगैरह वगैरह करते करते आपने एकदम बिल्कुल कंपनी की इमेज हाइप कर दी बिल्कुल कि आने वाले 5 सालों में यही कंपनी फ्यूचर है आपका। जब आपने ऐसा कर दिया तो उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने आकर के इनके शेयर्स की डिमांड करना शुरू कर दी। लेकिन शेयर तो आप पहले से 1,000 लेकर के बैठे हुए थे, है ना। मान लीजिए
1500 शेयर है, 1500 में से 1000 तो आप ही लेकर के बैठे हुए थे। तो जब बाकी लोग शेयर खरीदने के लिए आएंगे तो सप्लाई तो शेयर्स की है नहीं, बट डिमांड बहुत बढ़ रही है शेयर की, क्योंकि यही कंपनी आपका फ्यूचर है। तो क्या होगा, लगातार शेयर के प्राइसेस बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। डिमांड जिस चीज की ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, उसके प्राइसेस बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। जब मान लीजिए जो शेयर आपने 5 रुपए का खरीदा था, वो कल को 5000 रुपए का एक शेयर हो जाएगा, है ना। तो यानी कि आपके पास 5000 रुपए के जो शेयर अभी तक हुआ करते थे, वो अब कहीं ना कहीं 5 लाख या 50 लाख, जो भी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, उस दाम के हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सब्सटेंशियल फायदा हो गया यहाँ पे। और जैसे ही आपको ये फायदा होगा, आपको लगेगा कि हाँ ये पीक टाइम है, अब इससे तो पैसे नहीं बढ़ेंगे इनके शेयर के, तो जो लोग आपसे डिमांड करे थे, आप उनको अपने हिस्से के 1000 शेयर बेच दोगे, और आप मोटा मुनाफा कमा करके निकल जाओगे। और उसके बाद उस कंपनी के स्टॉक्स धड़ाम से नीचे आएंगे, क्योंकि स्टॉक्स तो ऑलरेडी नीचे होने ही थे, क्योंकि कंपनी का कोई बहुत बड़ा बिजनेस वगैरह नहीं था। लेकिन छोटी कंपनी थी, लाइमलाइट में नहीं थी, तो आपने उसका झूठा प्रचार कर इतना ज्यादा प्रचारित कर दिया कि कहीं ना कहीं वो कंपनी धूल झोंकने का काम करने के लिए बड़ी बन गई, लेकिन वाकई में वो छोटी कंपनी ही थी, है ना। ये बेसिकली पंप एंड डंप स्कीम होती है। सेबी इसको बिल्कुल बहुत पूरी तरीके से उसको बैन कर रखा है, इसको एकदम गलत मानता है। यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आपका टेक्निकल भाषा में, मैंने आपको आसान भाषा में बता दिया है। ठीक है, स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई है। ज्यादातर जो छोटी कंपनियां होती हैं, या जिनमें ट्रेड वॉल्यूम कम होता है, जो कम छोटे मोटे ट्रेड करती हैं, उन्हीं को ऐसा मतलब एक तरीके से यूज किया जाता है ये काम करने के लिए, क्योंकि भाई वो ज्यादा लोग उसके बारे में जानते नहीं होते हैं। अब कल को अडानी साहब कुछ घोटाला करने लगे, तो बहुत बड़े बड़े कंट्रीज के इकोनॉमिस्ट की, आपके जो एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ से, उन सबकी नजर अडानी अंबानी पे रहती है परमानेंट। तो ये लोग ऐसा कुछ करेंगे तो तुरंत मामला पता चल जाएगा, पकड़ में आ जाएगा। छोटी मोटी कंपनी एबीसी लिमिटेड कल को आपके गली मोहल्ले में खुली, आपने लिस्ट करवा दिया उसको कैसे कैसे करके, फिर आपने मैनिपुलेशन कर दिया उसका। तो ये छोटी कंपनियां ज्यादा इसके लिए यूज होती हैं। एक बार आप इसको भी रीड आउट कर लीजिएगा। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब चैनल को अभी तक नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। बहुत सारे लोग वीडियो देख करके चले जाते हैं, बट उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार। कीप स्टडिंग।